जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय दुर्जट, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कई सालों का अनुभव आज हमारे शो में साझा करने वाले हैं और डायरेक्टर है सुदर्शन हॉस्पिटल, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं फ्रैक्चर के ऊपर। फ्रैक्चर जो कि 3 से 4 हफ्ते एक बंदे की जिंदगी को स्थिर कर देता है, क्योंकि आपकी मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, इन क्लिनिकल टर्म्स, व्हाट इज अ बोन फ्रैक्चर? First of all, according to the scientific definition, fracture is a break in continuity of the bone. मतलब जो हड्डी होती है उसकी अखंडता अगर भंग होती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। So any break in any part of the bone is called as fracture. Okay. And so what are the types of fracture? फ्रैक्चर की जो क्लासिफिकेशन होती है वो कई मुद्दों पे आधारित होती है। सबसे कॉमनली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो फ्रैक्चर लाइन के जो एनाटॉमी है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब अगर हड्डी हॉरिजॉन्टली ब्रेक होती है तो उसे हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर कहते हैं। अगर फ्रैक्चर लाइन ऑब्लिक होती है, मतलब तिरछी होती है, तो उसको ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें हाई ऑब्लिक, लो ऑब्लिक दोनों तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं। या फिर अगर हड्डी मुड़ती है, उसको ट्विस्ट होती है, तो वो स्पाइरल फ्रैक्चर क्रिएट करती है, तो उसको स्पाइरल फ्रैक्चर्स कहते हैं। अगर मार बहुत ज्यादा तरीके से लग जाती है तो एक ही हड्डी एक जगह से ज्यादा ठिकान पे फ्रैक्चर हो सकती है। मतलब अगर 2 जगह पे अगर फ्रैक्चर होती है तो बीच में एक सेगमेंट होता है जो बोन का, जो फ्लोटिंग रहता है, उसे सेगमेंटल फ्रैक्चर्स कहते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा जोर की मार लगती है, अगर वायलेंट इंजुरी है, तो उसके कई पीसेस होते हैं, कई फ्रैक्चर लाइंस होती है, तो उसे कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्चर लाइन पैटर्न, उसका क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा एक पैटर्न है जिसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो है अगर फ्रैक्चर के साथ में स्किन को इंजुरी होती है, मतलब बाहर से कुछ ओपन वुंड होती है, या अगर नहीं होती है, तो उसके हिसाब से 2 तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर जख्म नहीं है तो उसको क्लोज्ड फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर जख्म है, मतलब खून बाहर आता है या अंदर से कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऑब्जेक्ट अंदर पियर्स कर देता है फ्रैक्चर की तरफ, तो उसे ओपन फ्रैक्चर्स या कंपाउंड फ्रैक्चर्स कहते हैं। ये दूसरा तरीका है उसको क्लासिफाई करने का। और तीसरा जो तरीका है वो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द बोन विच इज अफेक्टेड। अगर मिडिल पार्ट है जिसको शाफ्ट बोलते हैं, अगर शाफ्ट में फ्रैक्चर है तो उसको शाफ्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर अपर एंड को फ्रैक्चर है तो अपर एंड बोलते हैं। अगर लोअर एंड को फ्रैक्चर है तो लोअर एंड कहते हैं। उसमें भी कई तरीके के क्लासिफिकेशंस है, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो एकेडमिक पर्पस के लिए होता है, ताकि हम वो डिसीजन ले सके कि एग्जैक्टली उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो दैट इज ऑल ऑफ एकेडमिक इंपॉर्टेंस। लेकिन उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर सिंपल फ्रैक्चर है विदाउट वुंड, या कंपाउंड फ्रैक्चर है विथ वुंड, और फ्रैक्चर पैटर्न अगर 1 पीस है, 2 पीस है, कई पीसेस है, या फिर सेगमेंटल पीस है, तो इतना जानना बहुत जरूरी है और उतना काफी है। काफी। ओके। एंड सर, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर? आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, अमूमन कौन से कॉजेस होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्चर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं? जाहिर है बोन्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी। मतलब काफी कड़क होती है, और अगर उसको टूटना है तो जाहिर है कि उसको कुछ मार लगना चाहिए, कुछ फोर्स उसके ऊपर एक्ट होना चाहिए। तो सबसे कॉमन कॉज जो है फ्रैक्चर होने का, जो हम हाउस होल्ड फॉल बोलते हैं, अगर बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं या चलते चलते गिर जाते हैं, किसी भी तरीके का मार लगता है, हम हाथ के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हमारी ये होती है कि हम पहले हाथ आगे कर देते हैं। तो अगर जमीन पे भी गिरते हैं तो पहला हाथ आगे कर देते हैं, तो उसमें हाथ की या रिस्ट जॉइंट की, एल्बो की या अपर लिम्ब की फ्रैक्चर होना संभव होता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कॉज है दैट इज रोड एक्सीडेंट्स। हम व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, अगर हम किसी को डैश करते हैं या कोई और व्हीकल हमको डैश करती है, उसमें इंजुरी होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। या एंड थर्डली,
हम जब खेलते हैं, चलते हैं, तो खेलने की वजह से भी ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है, अननोइंगली कुछ पार्ट ट्विस्ट हो जाता है, तो उसमें भी फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही एक्शन हम बार बार करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में होती है या कुछ प्रोफेशंस में होती है कि एक ही एक्शन हम बार बार करते हैं, मिलिट्री में होती है, मार्च पास्ट करते हैं, तो रिपीटेटिव एक्शंस की वजह से भी कई दिनों तक अगर वो ही इंजरी होती रहती है तो उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। ऐसे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं पे भी मार लगने से फ्रैक्चर हो जाती है। कभी कभी हाइट से हम गिर जाते हैं, तो गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है, स्कल को फ्रैक्चर होता है, स्पाइन को फ्रैक्चर होता है। तो एनी बोन विल बी फ्रैक्चर्ड बिकॉज ऑफ इंजुरीज। तो इंजुरी इज रिक्वायर्ड। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि हड्डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। जब हड्डी टूटती है तो उसके आजू बाजू की जो मांसपेशी है उसको भी मार लगता ही है। नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है कि सिर्फ एक्सरे देखते हैं कि बोलते हैं कि जांग की हड्डी में फ्रैक्चर है या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज को जो इंजरी होती है वो भी काफी मायने रहती है रिकवरी के लिए। सो दैट इज आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, आपने बड़े डिटेल में हमें ये बताया। अच्छा सर, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट और रिकवरी टाइम ये भी हमें बताइए। फ्रैक्चर अगर उसकी जो एनाटॉमी है, मतलब फ्रैक्चर के पीसेस किस तरीके से फ्रैक्चर हुए हैं, उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो हमको प्लेन एक्सरे से मोस्टली पता चल जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स है तो उसको डायग्नोस करने के लिए एक तो सीटी स्कैन कर सकते हैं या 3D रिकंस्ट्रक्शन सीटी स्कैन भी आजकल किया जाता है। तो दैट इज टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन एंड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स। अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर है और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जगह से हिला नहीं है, तो सिंपल प्लास्टर से भी जुड़ जाता है। उसको एक साधारण 6 या 8 हफ्ते तक अगर उसको प्लास्टर में इमोबिलाइज करके रखें या स्प्लिंट लगा के रखें तो वो अपने आप जुड़ जाती है। अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको रिडक्शन करके, मतलब उसको जगह पे लाके, बेहोश करके जगह पे लाके उसको बाहर से या तो फिर स्क्रू या वायर्स या किसी तरीके से उसको सेट करे, जगह पे रखे और उसको प्लास्टर में रख सकते हैं। ये सब ऑपरेशंस करने के लिए एक सियाम मशीन होती है हमारे ऑपरेशन थिएटर में, जो कि एक एक्सरे मशीन ही है, उसको मॉनिटर अटैच्ड होता है। इट इज जस्ट लाइक अ वीडियो शूट। अगर हम कंटिन्यूसली शूट करते हैं, एक्सरे शूट होते हैं, एक इमेज इंटेंसिफायर होता है, एक कैमरा होता है और जो कैमरा स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। सो वी कैन लाइव देख सकते हैं कि हड्डी कहाँ पे है, कितनी डिस्प्लेस है, वो जगह पे कितनी आई है। और अगर हम उसके ऑपरेशन करते हैं, तो स्क्रू डालते हैं, रॉड डालते हैं, प्लेट डालते हैं या वायर डालते हैं, वो वायर अंदर तक कितनी गई है, कितना लेंथ जाना चाहिए, फ्रैक्चर को बराबर से होल्ड करती है नहीं है, ये सब हम उस मशीन के जरिए देख सकते हैं और हमको एक परफेक्ट रिडक्शन, मतलब परफेक्ट फिट और परफेक्ट फिक्सेशन मिल सकता है। अगर फ्रैक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर एक जगह से ज्यादा जगह पे फ्रैक्चर हुआ है, ज्यादा पीसेस है, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन करना जरूरी है। फिर उसको खोल के रिडक्शन करते, रिडक्शन मतलब वो सब पीसेस हम जगह पे लाते हैं, उसको जैसे फ्रैक्चर के पहले उनकी पोजीशन थी वैसे पोजीशन पे लाके उसको कई तरह से हम उसको फिक्सेशन कर सकते हैं। उसमें सिंपल स्क्रू फिक्सेशन भी हो सकता है, उसमें प्लेट लगा के स्क्रूज डाल के उसको जगह पे ला सकते हैं, या फिर उसको अंदर से रॉड भी डाल सकते हैं। उसको इंट्रामेडुलरी नेलिंग बोलते हैं, प्लेटिंग भी बोलते हैं। आजकल प्लेट्स भी उसमें काफी, मतलब पिछले 10-12 साल की अगर हिस्ट्री हम देखें, एडवांसमेंट देखें, तो काफी सारी रिसर्च उसमें हुई है। अभी आजकल एनाटॉमिकल प्लेट्स आई है, मतलब बोन के शेप के आकार की प्लेट्स आई है, मतलब वो परफेक्ट फिट वो बोन्स के ऊपर बैठ के एक 100% रिडक्शन, 100% परफेक्ट फिट हमको मिल सकता है, ताकि ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल जो शेप है बोन का वो दोबारा आ सके और उसको मैक्सिमाइज आउटकम हमको मिल सके। इस तरह के प्लेट्स, नेल्स आ चुके हैं। इमेज इंटेंसिफायर की मदद से भी हम प्लेट्स भी एक सिंपल छोटे होल से भी हम उसको पास करके ये कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा काटने की जरूरत नहीं होती है, बड़ा इंसिजन लेने की जरूरत नहीं होती, ब्लड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट की फिजियोथेरेपी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं।
वो जल्दी चलना शुरू कर सकते हैं ताकि वो जल्दी अपने काम पे जा सकते हैं। ओके, तो एंड ये सर सब रिकवरी के ऑन एन एवरेज लाइक कितने दिन कितने हफ्ते चाहिए होते हैं? सिंपल फ्रैक्चर्स अगर है तो मिनिमम उसको 6 वीक्स तो लगता ही है। 6 वीक्स उसमें शायद 4 to 5 वीक्स, बच्चों में हीलिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है तो बच्चों में कम समय लगता है, लेकिन ऑन एन एवरेज किसी भी एडल्ट में कम से कम 6 हफ्ता, 6 to 8 वीक्स इज द नॉर्मल रिकवरी हीलिंग टाइम। लेकिन उसको पक्का जुड़ने के लिए इट टेक्स 12 to 15 वीक्स। तो जिस तरह से हीलिंग होती है तो एवरी मंथ या एवरी 15 डेज हम एक्सरे के जरिए उसका फॉलोअप ले सकते हैं। हड्डी अगर जुड़ रही है तो उसको जल्दी से वेट बेरिंग चालू कर सकते हैं, मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट चालू कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज किसी कोई भी बड़ा फ्रैक्चर हो या बड़ी हड्डी अगर फ्रैक्चर हुई है तो आप लगभग पकड़ के चलो कि कम से कम 3 महीना या 4 महीना तो उसका रेस्ट पीरियड होता है। बाद में उसका रिकवरी फेज चालू होता है फिजियोथेरेपी के जरिए, और 4 to 5 मंथ्स में वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके, सो फ्रैक्चर के बारे में आज हमने कई सारी चीजें जानी और ये भी कि सो प्रॉपरली 12 से 15 हफ्ते लगते हैं फॉर एवरीथिंग टू बी इन प्लेस। एंड इसी के साथ डॉक्टर संजय, हम जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनविटेशन। तो ये थे डॉक्टर संजय जिन्होंने आज हमें बोन फ्रैक्चर के बारे में बताया, ट्रीटमेंट, टाइप्स, कॉजेस और कितना जरूरी है प्रॉपर रिकवरी टाइम भी, हीलिंग टाइम भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।